हेलो शिनोबी, आप सभी कैसे हैं? आज की कहानी थोड़ी अलग और काफी ज्यादा खास होने वाली है। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि खाली खाली कमेंट सेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करेंगे उनमें से 5 लोगों को मैं मेंबरशिप गिफ्ट करने वाला हूं। इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मौजूद है। इस सीरीज का अगला एपिसोड मेंबर्स को सबसे पहले मिलेगा और वो भी तो रिटर्न वाली सीरीज भी वहीं से आगे जारी रहेगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए देखते हैं। बिना किसी बकेटी के गाटो सैन भीड़ में से एक ऊनी टोपी पहने समुराई बोला। जा बुझा, वो गद्दार वाकई उन कोनोहा निंजाओं के साथ मिल गया है। उसने अपनी कटाना खींची और साइड में हट गया। भीड़ के बीच से एक मोटा तोंद वाला आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ में सिगार, महंगा सूट पहने हुए, लेकिन फिर भी एक नए नए अमीर बने आदमी की बदबू उससे साफ झलक रही थी। वो था वेव कंट्री का काला व्यापारी गाठो। जाबुजा, गाठो गरज कर बोला, मैंने तुझे पूरे पैसे दिए थे, है ना? एक भी कम नहीं। फिर भी तू ताजुना को मारने में नाकाम रहा और ऊपर से इन कोनोहा वालों के साथ मिल गया। आखिर इसका मतलब क्या है? जाबुजा ने हल्की सी हंसी उड़ाई। तो पैसे देने का मतलब ये नहीं कि तू मुझे आदेश दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं तुझे 3 गुना रकम लौटा दूंगा। काम खत्म। गाठो गुस्से में ठाका मारकर हंसा। उसकी चर्बी हिलने लगी। देखा, किसी जमाने का तथाकथित डेमन ऑफ द मिस्ट, तुम्हारी तथाकथित साइलेंट असैसिनेशन टेक्निक। सच तो ये है कि तू कोनोहा वालों से हार गया और अब उनका पालतू बन गया है। जाबुजा की भौहें तन गईं। उसने एग्जीक्यूशनर ब्लेड को और कसकर पकड़ा। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि जाबुजा सामा का अपमान माफ नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि जाबुजा कुछ करता, हाकू खुद को रोक नहीं पाया। जिस इंसान की वो सबसे ज्यादा इज्जत करता था, उसका अपमान उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो सीधे आगे बढ़ा और हमला कर दिया। एक हाथ से उसने हैंड सील बनाए, दूसरे हाथ से अपनी लंबी आस्तीन को तेजी से झटका। हवा में मौजूद नमी तेजी से जमने लगी और पल भर में दर्जनों आइस सुइयां बन गईं। वे सीधी गाठो की दिशा में तेज रफ्तार से जा लगीं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गाठो डर के मारे बुरी तरह घबरा गया। वो गिरता पड़ता रेंगते हुए पीछे हटने लगा। ठीक उसी निर्णायक पल में भीड़ के पीछे से 15 निंजा एक साथ कूद पड़े और गांठों के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। टिन 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 धातु टकराने की आवाज गूंज उठी। उन 15 ने हाथों में पकड़ी कुनाई घुमाकर सारी आइस सुइयों को एक एक कर गिरा दिया। जाबुजा ने भौहें सिकोड़ ली। वो एक कदम आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, वाराजी, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? उस बेकार आदमी की मदद क्यों कर रहे हो? उनमें से एक निंजा आगे बढ़ा और बोला, जाबुजा सैन, आपके साथ रहकर कोई भविष्य नहीं है। दिन रात मेहनत और बदले में बस डांट और ताने। दूसरा निंजा हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही। गाटो सैन हमें हर महीने 10 लाख रयो देता है। आप उससे कहीं ज्यादा कंजूस हैं। इस छोटी सी बातचीत से मौजूद सभी लोग समझ गए ये 15 वही निंजा थे जिन्हें जाबुजा ने सालों तक अपने साथ रखा था। लेकिन अब पैसों के लालच में वे गाठो के लिए अपने ही पुराने मालिक के खिलाफ खड़े थे। हाकू का गुस्सा फूट पड़ा। वो चीख पड़ी, तुम लोग कितने घटिया हो। जाबुजा सामा ने इतने साल तुम्हारा ख्याल रखा और तुम सिर्फ पैसों के लिए गद्दार बन गए। लेकिन उसकी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। सब वहीं खड़े रहे, चेहरों पर कोई पछतावा नहीं। वाराजी ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाकू, इतना बुरा क्यों बोल रही हो? तुम और जाबुजा भी तो हमारी नजर में गद्दार ही हो। गाठो ने अजीब सी हंसी हंसी। चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। मेरी सलाह मानो, वो बोला, चुपचाप सरेंडर कर दो, क्योंकि मेरे पास अब भी एक होस्टेज है। आज रात यहाँ आने से पहले गाठो पूरी तैयारी के साथ आया था। भले सामने कई निंजा हो, उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। 800 गुंडे, 300 तलवारबंद समुराई और 20 से ज्यादा नए भर्ती किए गए निंजा। इतना कहकर उसने उंगलियां चटकाई। पीछे खड़ी भीड़ फिर से हिली और उसी में से एक भारी भरकम आदमी जोर लगाकर बाहर निकला। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ। वो बुरी तरह छटपटा रहा था। इनारी, ये देखते ही ताजुना घबरा गया। उसने अनजाने में अपनी बेटी की तरफ देखा। मुझे कुछ पता नहीं, वो कांपती आवाज में बोली। खाना खाकर वो पीछे आंगन में खेलने गया था। इनारी की माँ रोती हुई आगे बढ़ने लगी। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मैं खुद को बंधक बना लेती हूँ। लेकिन उससे पहले ही काकाशी ने उसका हाथ थाम लिया। घबराइए मत, उसने शांत आवाज में कहा। इनारी को कुछ नहीं होगा, ये हम पर छोड़ दीजिए। फिर उसने साथियों की ओर देखा। नारुतो, हाकू, जाबुजा, पूरी ताकत से लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। बचाने का काम नारुतो करेगा। जाबुजा ने एग्जीक्यूशनर ब्लेड घुमाए। इन सब फालतू लोगों को निपटना कोई मुश्किल नहीं। वो सीधे भीड़ में कूद पड़ा। रुकिए जाबुजा सामा। हाकू तुरंत उसके पीछे गए। उधर नारुतो ने पलटकर ताजुना की ओर देखा
और बोला, ओल्ड मैन चिंता मत कीजिए, इनारी मुझे सौंप दीजिए, अभी उसे सुरक्षित वापस लाता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से आगे बढ़ा। उसने फ्लाइंग थंडर गॉड स्पेशल कुनाई निकाली और सीधा भीड़ में फेंक दी। फट 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 कुनाई की बारिश हो गई। कुछ को समुराई रोक पाए, लेकिन ज्यादातर सीधे गुंडों के शरीर में जा ढंसी। अगले ही पल नारुतो भीड़ के बीच प्रकट हुआ। एक जबरदस्त 180 डिग्री स्वीप किक। 10 से ज्यादा भारी आदमी हड्डियां टूटने की आवाज के साथ हवा में उछल गए और तोप के गोले की तरह दूर जा गिरे। रासेंगन! जमीन पर उतरते ही वो उस आदमी की ओर दौड़ा जिसने इनारी को पकड़ा था। एक ही झटके में रासेंगन सीधे उसकी छाती में जा लगा। दर्द की चीख निकली। छाती पर जला हुआ गड्ढा बन गया। भारी शरीर घूमता हुआ हवा में उड़ गया। इनारी जमीन पर गिर पड़ा। सिर पर हल्का सा उभार आ गया, लेकिन नारुतो समय पर पहुंच गया था। उसने एक हाथ से इनारी की कॉलर पकड़ी और उसी पल फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक दोबारा एक्टिव हो गई। एक तेज स्विश की आवाज आई और नारुतो वहीं से गायब हो गया। अगले ही पल वह सीधे टाजुना के पास प्रकट हो चुका था। वह बूढ़े को बता देता है कि उसका पोता सुरक्षित वापस लाया जा चुका है और अब उसे ध्यान से संभाल कर रखना है। टाजुना राहत और भावनाओं से भर जाता है। वह नारुतो का शुक्रिया अदा करता है और तुरंत इनारी को कसकर गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दामाद पहले ही वेव कंट्री के झगड़ों में मारा जा चुका था। अगर अब उसी वजह से उसका पोता भी मर जाता तो टाजुना शायद पूरी तरह टूट जाता। उसी वक्त दुश्मनों की तरफ से आदेश दिया जाता है कि टाजुना को मार दिया जाए और उसके साथ उस माँ बेटे को भी खत्म कर दिया जाए। किसी को भी जिंदा न छोड़ा जाए। दर्जनों गुंडे हथियार हाथों में लिए भयानक चीखें मारते हुए चारों तरफ से घेरते हुए आगे बढ़ते हैं। नारुतो हालात को देखकर बिल्कुल भी घबराता नहीं। वह हल्की सी उपेक्षा भरी हंसी छोड़ता है, जैसे सामने मौजूद लोग उसके लिए कोई मायने ही न रखते हों। उसके हाथ बेहद तेजी से मूव करते हैं। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु एक्टिवेट होता है। 500 नारुतो के शैडो क्लोन एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। कुछ ही पलों में टाजुना के घर का पूरा आंगन नारुतो के क्लोन से भर जाता है। इतनी बड़ी संख्या देखकर गुंडों में अफरा तफरी मच जाती है। एक जैसे सैकड़ों निंजा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वे एक साथ हमला करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ टाजुना को मारना होता है। भारी इनाम की वजह से वे अपनी जान की परवाह नहीं करते। गाठों ने जो रकम दी थी वह उन्हें अंधा कर चुकी थी। उनके लिए अब सिर्फ एक ही आदेश था, मारो, तोड़ो, जिंदा या मरा कोई फर्क नहीं। नारुतो बस हाथ उठाकर इशारा करता है। सारे शैडो क्लोन एक साथ जवाब देते हैं और बिना किसी देरी के सीधे आगे टूट पड़ते हैं। शैडो क्लोन मूल शरीर की चक्रा को बराबर बांटते हैं। उनकी ताकत, स्पीड और कंट्रोल मूल के बराबर होता है। वे वही जुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें असली नारुतो माहिर है। अब नारुतो खुद जोनिन लेवल तक पहुंच चुका था। इसका मतलब था कि उसके बनाए 500 शैडो क्लोन भी जोनिन लेवल की ताकत रखते थे। ऐसे में साधारण गुंडों के लिए उनका सामना करना नामुमकिन था। घूंसे और लातों के हर वार में कई लोग हवा में उड़ते चले जाते हैं। हड्डियां चटकने की आवाजें गूंजती हैं। लोग हवा में खून उगलते हुए जमीन पर गिरते हैं। दूसरी तरफ झाबूझा बिना किसी निंजुत्सु के सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा होता है। उसके हाथ में मौजूद एग्जीक्यूशनर ब्लेड भयानक रफ्तार से घूमती है। हर वार में कई सैनिकों की जान चली जाती है। हाकू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है। इतने सारे दुश्मनों के बीच वह लगातार मूव करता रहता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह हाथ झटक कर सेनाबोन फेंकता है, जो कई सैनिकों की जान ले लेती है। वहीं काकाशी सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। उसके हाथ में बिजली चमक रही होती है। रायकिरी वह सीधा लगभग 5 मीटर तक चार्ज करता है। उसके रास्ते में आने वाला हर गुंडा सीधे सीने से आर पार हो जाता है। लाशों की हालत इतनी बुरी होती है कि उन्हें देखना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर गाठों के साथ आए 1000 से ज्यादा लोगों में से आधे से ज्यादा मारे जा चुके होते हैं। टाजुना के घर के बाहर हर तरफ खून फैल चुका होता है। जमीन पूरी तरह लाल हो जाती है। इसके बाद नारुतो को गाठो याद आता है। वह छत पर कूदता है और चारों तरफ नजर डालता है। करीब 100 मीटर दूर पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में गाठो 5 निंजाओं के साथ जान बचाकर भागता हुआ दिखाई देता है। नारुतो समझ जाता है कि वह तेजी से भाग रहा है। वह छत से नीचे कूदता है। अब उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी होती है। नारंगी रंग की एक परछाई लगातार फ्लैश करती हुई आगे बढ़ती है। कुछ ही पलों में वह गाठो के ठीक पीछे पहुंच चुका होता है। जैसे ही गाठो पीछे मुड़कर देखता है और नारुतो को अपने पीछे खड़ा पाता है तो डर के मारे उसका शरीर कांप उठता है। वह लगभग वहीं जमीन पर गिर ही पड़ता है। पांचों निंजा गाठो को भरोसा दिलाते हैं कि इस लड़के से वे खुद निपट लेंगे और उसे तुरंत वहां से निकल जाने को कहते हैं। इसके बाद पांचों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले पूरी समझदारी के साथ सड़क के बीच जाकर खड़े हो जाते हैं। रास्ता रोक लेते हैं। नारुतो उन्हें देखकर उपहास भरी मुस्कान हंसता है। वह उन्हें हाल ही में खरीदे गए 5 कुत्ते कहता है और तंज कसता है कि वे उम्मीद से ज्यादा आज्ञाकारी निकले, जबकि यह हरकत उन जैसे गद्दारों से मेल नहीं खाती। इस तरह की तीखी तानों से पांचों निंजा चिढ़ जाते हैं। उनके चेहरे सख्त हो जाते हैं
और वे गुस्से से नारुतो को घूरने लगते हैं। वे उसे चेतावनी देते हैं कि अगर जिंदगी प्यारी है तो तुरंत वहां से हट जाए, और साथ ही अपने कुख्यात नाम ओविन 5 मॉन्स्टर्स का हवाला देते हैं। नारुतो जानबूझकर डरने का नाटक करता है। वह अपने बाजू पकड़कर सिकुड़ जाता है और बनावटी घबराहट दिखाता है। फिर उसी अंदाज में उनका मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि ऐसा कोई नाम उसने कभी सुना ही नहीं और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। पांचों निंजा पूरी तरह भड़क जाते हैं। वे तय कर लेते हैं कि अब और बात करने की कोई जरूरत नहीं और सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। उनकी उंगलियां बेहद तेजी से मूव करने लगती हैं और वे अपने सबसे भरोसेमंद निंजुत्सु के लिए हाथों की मुहरें बनाने लगते हैं। सबसे पहले एक मोटा निंजा मुहरें पूरी करता है, फायर स्टाइल ब्लेजिंग स्नेक। वह एक कदम आगे बढ़ता है और जोर से आग उगलता है, लेकिन यह आग सीधे नारुतो की तरफ नहीं जाती। वह जमीन पर गिरती है और जमीन से टकराते ही 3 लंबी आग की सांपों में बढ़ जाती है। वे आग की सांपें अपने लंबे शरीर लहराते हुए नारुतो को चारों तरफ से घेरने लगती हैं। इसके बाद एक दुबला निंजा अपनी मुहरें पूरी करता है, विंड स्टाइल गेल टॉर्नेडो। वह जोर से सांस खींचता है। नंगी आंखों से दिखने वाली हवा उसके मुंह में खिंचती चली जाती है। उसका पेट फूल जाता है और फिर वह पूरी ताकत से हवा छोड़ता है। उसके सामने एक जबरदस्त बवंडर बनता है, लगभग 8 मीटर ऊंचा, जो सीधे नारुतो की ओर बढ़ता है। नारुतो यह सब देखकर हल्की मुस्कान हंसता है। वह मानता है कि दिखावे के लिए ये जुत्सु ठीक हैं, लेकिन असल लड़ाई में इनका कोई खास काम नहीं। उसके हाथ तुरंत मूव करते हैं। अर्थ स्टाइल अर्थ फ्लो वॉल जमीन जोर से कांपती है। लगभग 5 मीटर चौड़ी मिट्टी की एक दीवार जमीन फाड़कर निकलती है और नारुतो के सामने खड़ी हो जाती है। तीनों आग की सांपों में से एक सीधे उस दीवार से टकराती है। भयानक गर्मी की लहर चारों तरफ फैल जाती है। उसी पल विशाल बवंडर भी वहां पहुंच जाता है और आग के साथ मिल जाता है। दोनों मिलकर आसमान तक उठता हुआ आग का टॉर्नेडो बना देते हैं। इसी बीच नारुतो सबकी नजरों से ओझल होकर किनारे की तरफ पहुंच चुका होता है। किसी को पता भी नहीं चलता कि वह कब मूव कर गया। उसके दोनों हाथों में घूमती हुई 2 फूमा शूरिकेन होती हैं। वह बिना रुके उन्हें पांचों निंजाओं की तरफ फेंक देता है। पांचों तुरंत सतर्क हो जाते हैं। वे जानते हैं कि फूमा शूरिकेन की मार बेहद खतरनाक होती है। वे पूरी ताकत से साइड में कूदते हैं और मुश्किल से अपने कपड़ों के किनारे बचा पाते हैं। लेकिन जो बात वे नहीं समझ पाते वह यह होती है कि उन शूरिकेन के पीछे 2 खास फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई छिपी हुई होती हैं। अगले ही पल फ्लाइंग थंडर गॉड एक्टिवेट होता है। नारुतो की परछाई हवा में गायब हो जाती है और अगले ही क्षण वह पांचों निंजाओं के ठीक पास प्रकट हो जाता है। उसके दोनों हाथों में घूमते हुए चक्रा के गोले होते हैं, रासेंगन। वह दोनों गोले पूरी ताकत से 2 निंजाओं के सिर पर दे मारता है। 2 भयानक चीखें गूंजती हैं। उन दोनों के सिर फट जाते हैं और वे वहीं तड़पते हुए मर जाते हैं। बाकी तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही नारुतो अपनी पूरी स्पीड दिखा देता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि सिर्फ आफ्टर इमेज दिखाई देती है। वह लगातार मॉन्स्टर स्ट्रेंथ पंच चलाता है और तीनों को एक एक कर खत्म कर देता है। दूर भागता हुआ गाटो यह सब देख चुका होता है। उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वह नारुतो को इंसान नहीं बल्कि राक्षस कहता है और डर के मारे पीछे हटने लगता है। लेकिन गाटो ज्यादा दूर भाग नहीं पाया होता। उसके भारी शरीर के साथ इतने कम समय में उसके लिए आगे बढ़ पाना आसान नहीं था। वो तेज भाग ही नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखों से वो पूरा खून से भरा और बेहद बेरहम दृश्य देखा था। डर के मारे उसकी हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। पैंट की टांगों से बदबूदार तरल नीचे की ओर बहने लगा। भाग, तू तो बहुत तेज भागने वाला था ना। नारुतो एक एक कदम करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने पैर उठाया और पूरी ताकत से गाटो के सीने पर मार दिया। गाटो के मुंह से दर्द की चीख निकल गई। उसके सीने की हड्डी टूट चुकी थी। तेज दर्द से उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। वो अजीब आवाजें निकालने लगा। उसने दोनों हाथों से नारुतो के टखने पकड़ लिए और हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर था। उसकी ताकत नारुतो के सामने बिल्कुल नहीं चल रही थी। काफी देर तक जोर लगाने के बाद भी नारुतो का पैर जरा सा भी नहीं हिला। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। निंजा छोटे दादा, मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आंसू और नाक बहाते हुए गाटो की ये हालत देखकर भी नारुतो का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। अब डर लग रहा है, अब पछतावा हो रहा है। पहले कहाँ था ये डर? इतने सालों तक तू वेव कंट्री के इन गांव वालों को इतनी बेरहमी से क्यों लूटता रहा? गाटो की आवाज भर्राने लगी। वो रोते हुए दया की भीख मांगने लगा। निंजा छोटे दादा, मैं भी मजबूर था। घर में 80 साल की माँ है, 3 साल का बच्चा है, सबका खर्च उठाना पड़ता है। नारुतो झुका और उसके चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। उसका पहले से मोटा चेहरा और ज्यादा लाल और सूजा हुआ हो गया। पूरा चेहरा बिल्कुल सुअर के सिर जैसा लगने लगा। नारुतो गुस्से में बोला, अब भी मेरे सामने झूठ बोलेगा? इतना पैसा कमाया है तूने, क्या वो अपनी माँ और बीवी बच्चों को पालने के लिए कम था? इतना गिर गया
कि इन गांव वालों का खून चूसने लगा। गांठों ने मुंह से खून थूका। उस खून के साथ कुछ टूटे हुए दांत भी बाहर आ गए। वो साफ बोल भी नहीं पा रहा था। रोते हुए बोला, निंजा छोटे दादा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं घटिया आदमी हूँ। मुझे ऐसे गुनाह नहीं करने चाहिए थे। बस, नारुतो ने ठंडी आवाज में कहा। अब जाकर नरक में ये सब कहना। इतना कहते ही नारुतो ने कुनाई निकाली और उसे गांठों की गर्दन की तरफ बढ़ा दिया। उसका लगातार बोलना नारुतो को बेहद परेशान कर रहा था। डर के मारे गांठों ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जोर से चिल्लाया, रुको छोटे दादा, रुको। जो भी पैसा है मैं सब तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे मत मारो। नारुतो का हाथ वहीं रुक गया। उसके मन में हल्की सी दिलचस्पी पैदा हुई। तो बता, कितना पैसा छुपाया है और कहाँ छुपाया है? ये सुनते ही गांठों के चेहरे पर उम्मीद की झलक दिखी। उसने सोचा, अगर पैसा दे दिया तो शायद जान बच जाए। हाँ, निंजा छोटे दादा कांपती आवाज में बोला, मेरे पास कुल 8 लाख ताइल चांदी है। सारा पैसा मेरे घर में छुपा हुआ है। नारुतो ये सुनकर पूरी तरह चौंक गया। 8 लाख ताइल? ये रकम वाकई बहुत ज्यादा थी। वेव कंट्री के गांव वालों का शोषण करके और अपने ट्रांसपोर्ट ऑफ दुकानों के धंधे से गांठों ने पूरे 8 लाख ताइल जमा कर रखे थे। मूल कहानी में वो अकेला इंसान था जिसकी जमा की हुई रकम इतनी साफ तौर पर सामने आई थी। ऐसा लगता था कि वो जिराया ही था। उसके बैंक अकाउंट में पड़ी वो लंबी सी रकम तब मूल कहानी वाले नारुतो को भी एक पल के लिए चौंका गई थी। लेकिन अगर ध्यान से गिनकर देखा जाए तो जिराया की कुल जमा रकम 5 अरब ताइल से थोड़ी ही ज्यादा थी। और वो पैसा भी उसने सालों साल निंजा मिशन पूरे करके जमा किया था, साथ ही अपने लिखे हुए उपन्यासों को बेचकर। पूरे निंजा संसार में अगर गांठों से ज्यादा अमीर कोई था तो शायद एक हाथ की उंगलियों पर भी गिनना मुश्किल हो जाता। बोल, पैसा कहाँ छुपाया है? नारुतो ने कुनाई को गांठों की गर्दन पर टिकाते हुए ठंडी आवाज में पूछा। गांठों का चेहरा, जो अभी थोड़ा संभला था, अचानक फिर से तनाव से भर गया। निंजा छोटे दादा, वो कांपती आवाज में बोला, मेरे पैसों में से 3 लाख ताइल मेरे घर के बेसमेंट में रखे हैं और 5 लाख ताइल निंजा महाद्वीप बैंक में जमा हैं। जिसे निंजा महाद्वीप बैंक कहा जाता था, वो दरअसल निंजा महाद्वीप के सभी बड़े देशों द्वारा मिलकर बनाया गया बैंक था। ये एक खास तरह का संस्थान था। छोटा हो या बड़ा, जो भी देश नाम और पहचान रखता था, उस देश के लोग इस बैंक में काम करते थे। सभी देश एक दूसरे पर नजर रखते थे ताकि बैंक का संतुलन और व्यवस्था बनी रहे। कोई भी पैसे को हड़प नहीं सकता था और न ही कोई बड़ा देश मनमर्जी से किसी का जमा पैसा हिला सकता था। पूरे निंजा महाद्वीप में ऐसे बैंक कई जगह मौजूद थे। हालांकि मूल कहानी में इन बातों का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये सब पूरी तरह सच था। वरना लोग अपना पैसा रखते कहां? और जिन अमीरों के पास कोई ताकत नहीं होती, वो कैसे निश्चिंत होकर अपनी दौलत बैंकों को सौंपते? तो ऐसा है। अच्छा, नारुतो ने संतोष में हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने हाथ को हल्के से घुमाया और गांठों की गर्दन पर कुनाई फेर दी। एक पतली सी खून की धार तुरंत बाहर निकल आई। गांठों ने अपनी गर्दन पकड़ ली। वो लगातार खून उगलने लगा। उसकी आंखों में अब भी गहरी नफरत और अधूरा पछतावा भरा हुआ था। जब वो सामने टकटकी लगाए देख रहा था, नारुतो घूरते हुए सामने देख रहा था, तो बस हल्के से मुस्कुराया और सिर हिला दिया। वह बोला कि उसे सिर्फ ये जानना था कि पैसा कहाँ छुपाया गया है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा था कि वह उसे मारेगा नहीं। अगर उसे मार दिया जाए तो भी पैसा उसी का रहने वाला था। मूल कहानी के हिसाब से गांठों काफी पहले ही वेव कंट्री में अपनी जड़ें जमा चुका था। उसका घर भी वहीं था। निंजा बैंक में रखा हुआ उसका पैसा नारुतो के लिए पाना मुमकिन नहीं था। वहाँ की सिक्योरिटी और कंट्रोल बहुत ज्यादा सख्त थे। तभी पीछे से आवाज आई, नारुतो, सब ठीक है ना? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? काकाशी तेजी से दौड़ते हुए वहाँ पहुंचा और चिंता के साथ पूछा। नारुतो ने सिर हिला दिया, कुछ नहीं। ये आदमी ही गांठो था, वही जो वेव कंट्री के लोगों को डराकर और कुचलकर जी रहा था। अब उसे मैंने खत्म कर दिया है। ये कहते हुए नारुतो ने पीछे की ओर देखा। ताजुना के घर के बाहर चल रही लड़ाई अब लगभग खत्म हो चुकी थी। 1000 समुराई और माफिया मिलकर भी टिक नहीं पाए। झाबुझा और काकाशी की सीधी और बेरहम सफाई के सामने उनका कोई मौका नहीं था। ऊपर से एक तरफ हाकू था और दूसरी तरफ 500 से ज्यादा ऐसे नारुतो के शैडो क्लोन जिन्हें मरने का डर ही नहीं था। पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में उस संकरी सड़क पर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। कुछ माफिया ऐसे थे जिनकी सांसें अभी पूरी तरह टूटी नहीं थीं, चलने की ताकत खो चुके, दर्द से कराहते हुए चीख रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने अपने साथियों को छोड़ दिया और जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। ताजुना का परिवार तो बस आम गांव वाले थे। उन्होंने कभी ऐसा खून खराबा नहीं देखा था। इनारी और उसकी माँ डर के मारे कांप रहे थे। दोनों बहुत पहले ही घर के अंदर छुप गए थे और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। ताजुना खुद भी बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने नारुतो और बाकी निंजाओं को वापस आते देखा तो वह दौड़कर आगे आया और अचानक जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने 3 बार जोर से सिर झुकाया। निंजा सामा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद आज रात मैं और मेरा परिवार जिंदा नहीं बचते। काकाशी तुरंत आगे बढ़ा और ताजुना को जमीन से उठाया। ताजुना सान,
ऐसा मत कीजिए, ये सब हमने अपनी मर्जी से किया है। नारुतो भी हल्के से हंसा। अरे बूढ़े, ऐसा मत बनो जैसे सब खत्म हो गया हो। गाटो मर चुका है, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसी समय ताजुना के घर के सामने वाली सड़क पर एक हरी परछाई तेजी से दौड़ती हुई लौटी। वह हाकू था। अभी तक वह भागते हुए माफिया का पीछा करने में लगा हुआ था और यहाँ की हालत पर ध्यान नहीं दे पाया था। अब जब उसने चारों तरफ लाल रंग से सना हुआ मंजर देखा और हवा में फैली खून की तीखी गंध महसूस की तो उसके चेहरे पर हल्की शिकन आ गई। जाबुझा सामा, काकाशी सामा, नारुतो कुन, इन बचे हुए लोगों का क्या करना चाहिए? हाकू ने उन कराहते हुए पड़े माफिया की ओर इशारा किया। जाबुझा हल्के से मुस्कुराया और उसने नजर घुमाकर नारुतो की तरफ देखा। ऐसे भारी काम के लिए हमें फिर से नारुतो को ही परेशान करना पड़ेगा। काकाशी ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ नारुतो, तुम्हारा चक्रा बहुत ज्यादा है। शैडो क्लोन का इस्तेमाल करके इन लाशों और बचे हुए लोगों को हटा दो। नारुतो ने बेबसी से सिर हिला दिया। अरे यार काकाशी सेंसेई, जाबुझा सामा, इतना भी मत सताया करो। हर बार भारी काम मेरे ही हिस्से क्यों आता है? तभी ताजुना जल्दी से आगे आया। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये सब हम संभाल लेंगे। मैं गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगा, सब मिलकर सफाई और बाकी काम कर देंगे। नारुतो ने ताजुना के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, बूढ़े तू सच में अपने काम का आदमी है। काफी समझदारी दिखाई तुमने। है। इस पूरे मामले पर अब लगभग यहीं विराम लग चुका था। नारुतो, काकाशी, जाबुझा और हाकू चारों ही अभी की लड़ाई में मुख्य ताकत रहे थे और हर कोई काफी थका हुआ था। इतना ही नहीं, सभी के कपड़े भी धूल, खून और गंदगी से भरे हुए थे। सब लोग बाथरूम में गए, अच्छी तरह नहाए, साफ कपड़े बदले और फिर एक एक करके अपने कमरों में जाकर सो गए। लेकिन ताजुना के लिए रात अभी बाकी थी। वह गांव वालों को साथ लेकर देर रात तक काम में जुटा रहा। असल मुश्किल तो अब शुरू हुई थी। लाशों को उठाना, गड्ढे खोदकर उन्हें दफन करना, जो माफिया घायल या अपाहिज हो चुके थे उन्हें दूसरी जगह ले जाना और सड़क पर फैले खून के धब्बों को साफ करना, हर काम सिर दर्द बना हुआ था। रात के लगभग 3 बज चुके थे। ताजुना के घर की दूसरी मंजिल के एक कमरे में लकड़ी का स्लाइडिंग दरवाजा धीरे से खुला। एक छोटा सा साया नारंगी ट्रैक सूट पहने हुए बहुत संभल कर बाहर निकला। वह रुककर कुछ पल तक देखता रहा, ये पक्का करने के लिए कि किसी ने उसे देखा नहीं है। फिर वह गलियारे के किनारे खिड़की के पास पहुंचा और बिना आवाज किए दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। 3 लाख रियो, मैं आ रहा हूँ। हे नारुतो ने मन ही मन बुदबुदाया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। यह पैसा उसे हर हाल में अपने पास रखना था। काकाशी और बाकी किसी को भी इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए थी।